हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी की क्लास में व्याकरण का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है वर्ण विचार, उसको एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप अच्छे से समझेंगे और उसे याद करने की कोशिश करेंगे। अब इसका हेडिंग है वर्ण विचार। वर्ण मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था। वर्ण होता है अक्षर, अक्षर को हम कहते हैं वर्ण। अक्षर क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अ, च, प, ये सब अक्षर हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वर्ण की क्या परिभाषा होगी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, मतलब इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये एक प्रॉपर अक्षर हैं, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। अब वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है स्वर और नेक्स्ट है व्यंजन। स्वर, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण मतलब कि बिना किसी सहायता के। स्वतंत्र मतलब क्या होता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर। अब ये क्या क्या होते हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? आपको पहले वर्णमाला पढ़ाई होगी आपको लास्ट ईयर क्लास में। वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये क्या है? अ अनार का, आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू, उ ऊन, और ये एड़ी, ए ऐनक, औरत, ओखली, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ये 11 होते हैं। अब स्वरों के भेद। स्वरों के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके बोलने में थोड़ा समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ और ऋषि। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब जैसे आप इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनको मुंह से बोलकर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा इनमें कितना टाइम लगता है। ये है अ, ई, उ और ऋषि। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा आपको बोलने में। तो ये कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर मूल स्वरों के योग से बनते हैं। ये संख्या में 7 हैं। अब कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, जैसे अ प्लस अ। देखिए जैसे अ प्लस अ इक्वल टू आ। दो अ को मिलाने से क्या बन गया? आ। मतलब इसको बोलने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। एक सिंगल वर्ड अ बोलने में आपको कम समय लगता है, लेकिन जब आ आपको इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और ये संख्या में कितने हैं? 7 हैं। अब नेक्स्ट है इसमें व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना ना बोले जा सके व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, च, ट, य, क, ब आदि। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 है। वे वर्ण व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे अक्षर या ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, जैसे क। अब क आप बोल रहे हैं तो क में आपको पता है क्या ऐड होगा? क प्लस अ। क में अ ऐड हुआ है तब जाके ये बना है क। मतलब इसमें आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और अगर आपको कोई मात्रा लगानी हो, जैसे इसमें हम आ लगा दिया तो ये बन जाएगा का। तो ये व्यंजन हुआ। और व्यंजन में क्या ऐड किया जाता है? स्वर। स्वर के बिना इसे हम नहीं उच्चारित कर सकते हैं। अब आपको इसमें देखिए टेबल शो हुई है, जो व्यंजन 33 व्यंजन होते हैं ये इसमें दे रखे हैं। अब उच्चारण व्यंजन के भेद। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कष्ट, तालु, मूर्धा आदि का पूरा स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। क से म तक 25 व्यंजने अपनी इसी विशेषता के कारण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक जो व्यंजन होते हैं, क से लेकर क, ख, ग, घ, ग ऐसे करके म तक जो वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब क्या होता है? टच। स्पर्श करना मतलब टच करना। तो आपकी जीभ कष्ट, तालु, मूर्धा आदि का पूरा स्पर्श करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
अब है अंत व्यंजन। जिन व्यंजनों के आप जैसे स्पर्श व्यंजन में आप जीभ से बोल के देखिए, क ख ग, आपकी जीभ कहाँ कहाँ टच कर रही है आपको पता पड़ जाएगा। इससे जहाँ जहाँ स्पर्श करती है उसका, जैसे कंठ तालु में करती है, मूर्धा पे करती है, तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। अब नेक्स्ट है इसमें अंत व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल और व। मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श, मतलब हमारे मुंह के पूरे भागों को टच नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं हम? अंतः व्यंजन। तो ये संख्या में कितने हैं? 4, य, र, ल, व। आप देखिए बोलेंगे तो आपकी जीभ कहाँ टच कर रही, पूरे मुंह में टच नहीं करती है, तो ये वर्ण कौन से कहलाते हैं? अंतः व्यंजन। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब क्या होता है? हवा, गर्म हवा। ऊष्म मतलब गर्म, तो गर्म हवा। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकले उन्हें ऊष्म कहते हैं। मतलब जिससे हमारी गर्म श्वास निकले, सांस निकले, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये संख्या में 4 हैं, श, श, स, ह। आप अपने मुंह से बोल के देखिए, आपके मुंह से गर्म सांस निकलेगी, श, स, श, ह। अब इसमें है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे ABCD होती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स। तो इसी तरह हिंदी में इसे वर्णमाला कहा जाता है। देवनागरी लिपि में कुल 44 वर्ण हैं, अर्थात 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब संयुक्त वर्ण, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे क प्लस श इक्वल टू श। देखिए, क प्लस श षटकोण का इक्वल टू क्या बनेगा? श क्षत्रिय का। तो ये कौन से वो कहलाते हैं? वर्ण संयुक्त वर्ण, जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। अब इसमें है नेक्स्ट हलंत। उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में अ मूल रूप से मिला होता है, परंतु यदि किसी व्यंजन में अ न मिला हो तो उसे पूरा वर्ण न मानकर आधा वर्ण मानते हैं। अतः व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं। इसी तिरछी रेखा को हलंत चिन्ह कहते हैं। हलंत चिन्ह जानते हैं आप क्या होता है? हलंत चिन्ह, जैसे मैंने ये क में लगाया है इस तरह से, इसे क्या कहते हैं? हलंत चिन्ह। वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाती है। तो ये क्या होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से प्रत्येक व्यंजन में अ मूल रूप से मिला होता है, परंतु यदि किसी व्यंजन में अ न मिला हो, मतलब उसे पूरा वर्ण न मानकर क्या मानते हैं? आधा वर्ण, तो उसके नीचे हम क्या कर देते हैं? ऐसी तिरछी रेखा खींच देते हैं। अब है र का व्यंजनों के साथ संयोग। यदि किसी व्यंजन से पूर्व र हो तो वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। जैसे अब आपको एक वर्ड मैं बताती हूँ, कर्म। अब इसमें क एक वर्ण है और म एक वर्ण है, लेकिन र, कर्म, र आ रहा है हमारे उच्चारण में, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये साइन लगा दिया जाता है ऊपर। र नहीं लिखकर ऊपर म के ऊपर हमने क्या करा? एक इस तरह से बना दिया। इस चिन्ह को क्या कहते हैं आप? र का चिन्ह है ये। इसमें मतलब र हमारे मुंह से उच्चारित तो होगा, लेकिन उसे लिखने में शो नहीं करना है, आपने उस व्यंजन के ऊपर इसको लगा दिया। अब इसमें नेक्स्ट है मात्रा। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो इसका रूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वर का एक रूप होता है मात्रा, मतलब जब ये व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो ये कैसा रूप धारण कर लेते हैं? मात्रा का। अब इसमें विशेष अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो सब व्यंजनों में पहले तो सब व्यंजनों में पहले से ही मिला होता है। बिना अ के व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी हलंत चिन्ह बताया था। अब स्वर मूल रूप से कम, किंतु व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। निम्न तालिका में प्रत्येक स्वर की मात्रा का व्यंजन के साथ प्रयोग दर्शाया गया है। अब ये देखिए, आपकी एक तालिका दी गई है, मतलब एक टेबल बनाकर दी गई है, उसमें आपके स्वर और व्यंजन का संयोग दिया हुआ है। आप इसको पढ़िएगा, रीड करिएगा और इसे समझिएगा। अब इसमें है उच्चारण स्थान। ध्वनि मुख के जिन जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है वह भाग उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। ध्वनि मतलब हमारे मुंह से जो वॉइस निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, वो हमारे मुंह में कहाँ कहाँ टकराकर निकलती है, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब इसमें आपको उच्चारण स्थान की भी एक तालिका दी गई है। ये देखिए, आप इसे पढ़िएगा कि जब हम वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुंह में कहाँ कहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है, आपको ये पढ़ना है और समझना है। मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। कंठ, कंठ से हमारी जो निकलते हैं वो अ, आ, क, ख, ग, घ विसर्ग। फिर तालु, सेकंड है इसमें तालु, ई, च, छ, ज, भ, य, श। थर्ड है मूर्धा। फिर फोर्थ है दंत, दंत मतलब दांत। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब होठ। नासिका मतलब नाक। कष्ट तालु, जो हमारा तालु होता है वो। कष्ठोष्ठ, जो ऊपर होता है तालु के, वहाँ पर, वहाँ टच होती है हमारी जीभ। ओ,
जैसे ऐसे हो गया हमारा ओष्ठ, कंठ और होठ दोनों को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ हमारे, तो ये व, दांत और होठ दोनों को मिलाकर जब दोनों टच हो रहे हैं आपस में तब ये वर्ड निकल रहा है, तो ऐसे क्या होता है, दंतोष्ठ। अब स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी बुक की एक्सरसाइज फिल करके मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है। आई होप आपने उसे वो कर लिया होगा, फिल किया होगा बुक में, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। आप सुंदर हैंड राइटिंग में इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।